The number of Indians giving up their Indian citizenship has been increasing over the years. Why would you specifically choose them over India? I think freedom of expression. Have a very good atmosphere of students there, and yeah, of course, the price for the studies and the budget is quite reasonable. Since India is really on its downfall, to be honest. मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल के हिसाब से हर साल लगभग 25 लाख से ज़्यादा लोग इस देश को छोड़कर चले जाते हैं। तो कुछ तो स्ट्रॉन्ग रीजंस होंगे ना उनके पास, जो उन्हें अपने देश को छोड़ने के लिए इस हद तक मजबूर कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ 12 रीजंस को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। एंड बिलीव मी, इनमें से कुछ रीजंस तो ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर आपको इंडिया का फ्यूचर, और आई शुड से इंडिया में आपका फ्यूचर साफ दिखाई देने लगेगा। एक कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ उसके सिटीजन्स की ग्रोथ के साथ कोरिलेटेड होती है, क्योंकि अगर अच्छी इकोनॉमी लोगों को ज़्यादा कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है, वहीं जब वो लोग उस कमाई को खर्च करते हैं तो उससे देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है और एक स्टेबल इकोसिस्टम भी फॉर्म होता है। अब वैसे तो इंडिया दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन तब भी लोग यहाँ पर एक सिंगल पेनी कमाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जनरली किसी भी व्यक्ति का अल्टीमेट गोल होता है अच्छे पैसे कमाना और एक अच्छी ज़िंदगी जीना, और इसकी शुरुआत कैसे होती है? खुद को एक काबिल इंसान बनाने से, जिसमें आपकी एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट क्या इंडिया में हाई क्वालिटी एजुकेशन है? नहीं। अच्छी एजुकेशन के नाम पर सिर्फ गिने चुने कॉलेजेस ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के लिए IITs एंड NITs, मेडिकल फील्ड में एम्स। और इस तरह के कॉलेजेस में सिर्फ एडमिशन लेने के लिए एक बहुत ही बड़ी जंग लड़नी पड़ती है, एंट्रेंस एग्जाम की जंग, जिसमें मुट्ठी भर सीट्स के लिए लाखों लोग कम्पीट करते हैं। साले पहले कहते हैं 11 लाख स्टूडेंट्स के साथ जेई का एग्जाम दो और टॉप 1% में आओ, टॉप 1%। चलो ठीक है, मान लिया। फिर कहते नहीं, इससे भी आपका एडमिशन नहीं होगा, उसके साथ आपको बोर्ड में 75% लाने होंगे। ये कैसा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है बे इनका? जब इतना बड़ा जेई का एग्जाम ले रहे हो तो क्यों चाहिए तुम्हें बोर्ड में 75%? क्यों चाहिए? और फिर इतना कर लो तो उसके बाद ये आके कहेंगे कि इस साल का पेपर IIT बॉम्बे बना रहा है, जिसके मैथ्स के सवाल टीचर्स तक नहीं बना पा रहे। अभी जब टीचर्स नहीं बना पा रहे तो मैं कैसे बनाऊंगा? जो एडमिशन ले पाते हैं उनकी लाइफ तो सेट हो जाती है, बट जो लाखों लोग रह जाते हैं उन्हें वही 3rd क्लास यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता है, जो डिग्री देने के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ निभाते हैं, जिनकी इंटरनेशनली तो बहुत दूर की बात है, इंडिया में भी कोई रेपुटेशन नहीं होती। इसी वजह से लाखों स्टूडेंट्स बाहर जाकर हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, और जाएँ भी क्यों ना। इन यूनिवर्सिटीज़ में थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप की जाती हैं, पूरी कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट्स के अंदर किसी सब्जेक्ट को लेकर के इंटरेस्ट डेवलप हो। वहीं हमारे यहाँ लोगों को लेटेस्ट सिलेबस पैशनेटली पढ़ाने की जगह वही घिसा पिटा 10 साल पुराना सिलेबस रटाने पर फोकस करते हैं, वो भी पूरा नहीं, जितना एग्जाम पास करने के लिए ज़रूरी है बस उतना ही। और चलो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ तो फिर भी एलाइट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट किसी भी डेवलप्ड देश का एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कहीं गुना बेटर और रिप्यूटेड है, जो लोगों को एक अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि अगर उन्होंने इन यूनिवर्सिटीज़ या इन कंट्रीज से एजुकेशन ली है तो उन्हें अपने करियर के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जर्मनी, जहाँ एजुकेशन लेना टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और साथ ही साथ रेप्यूटेड भी। तो जहाँ लोगों को अपना फ्यूचर सिक्योर दिखाई देगा, लोग वहाँ जाके पढ़ेंगे, या वहाँ जहाँ पर फीस के भूखे कॉलेजेस बस डिग्रियाँ बेचने का काम करते हैं। ऊपर से अगर कोई बंदा अपनी मेहनत से खुद को हाईली स्किल्ड बना भी ले तो उसके लिए भी देश में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ऑल टाइम हाई जा चुके हैं। सच तो ये है कि जितनी डिमांड है उतनी जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो रही हैं। मजबूर होकर हाईली एजुकेटेड लोग ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें 10th पास होना भी ज़रूरी नहीं है। कोई लॉ की पढ़ाई करके चाट के स्टॉल लगा रहा है, कोई PhD करके सब्जियां बेच रहा है, तो कोई ग्राफिक्स डिजाइनिंग करके ऑटो चला रहा है, और जिनकी ज़मीनें हैं वो वापस खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इवन 38% IITians तक अनएम्प्लॉयड है। ऐसे में लोग या तो अपनी सिचुएशन से हार मानकर कोई छोटे मोटे काम पकड़ लेते हैं जैसे इन्होंने पकड़ लिए, या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उनकी लाइफ के कई साल एक ऐसे सिलेबस को पढ़ने में चले जाते हैं जिससे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल स्किल्स नहीं सीखते। ऊपर से ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक को गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए। कुछ ही मंथ पहले 2024 में SSC MTS के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें सिर्फ 9,583 वैकेंसीज के लिए 57 लाख लोगों ने एनरोल किया था। बट इतने टफ कंपटीशन के बाद भी स्टूडेंट्स एक होप लेकर के पढ़ते हैं कि शायद इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा।
बट उनकी वो होप तब टूट जाती है जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गए। बस अपील करता हूँ भाई, कुछ गलत नहीं मांग रहे तुम लोग से। अधिकारी से उन लोग को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उन लोग का बेटा कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। हम लोग को बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU में भी एडमिशन नहीं होता था। उसके बाद भी कोशिश में लगा हूँ कि कंप्लीट करूँगा, UPSC निकालूंगा। उसके बाद भी तुम लोग यार थोड़ा सा तो बराबरी करने दो। हाल ही में हुए BPSC एग्जाम्स के पेपर लीक की वजह से हजारों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही तो उनकी आखिरी होप है। बिकॉज प्राइवेट जॉब्स तो मिलने से रही, और अगर मिल भी गई तो जॉब में मारा मारी की वजह से सैलरी तो उसे कम मिलेगी ही, ऊपर से हमारे देश में लोगों को एक्सप्लॉइट करने की पुरानी प्रथा रही है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति और ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल जैसे लोगों का कहना है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज़ों में यकीन नहीं रखते। उनका कहना है कि एम्प्लॉयज़ को वीक में 70 घंटे से ज़्यादा काम करना चाहिए, और शायद ये लोग कम पड़ गए थे कि रिसेंटली लार्सन एंड टर्बो कंपनी के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम ने भी वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर एम्प्लॉयज़ को एक और ज़्यादा नॉनसेंस एडवाइस दी है। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. उनका कहना है कि लोगों को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए ताकि हमारे देश की तरक्की हो। कैसे? इन जैसे लोगों को वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल करके। अब ये मत पूछना कि इससे उन एम्प्लॉयज़ को क्या मिलेगा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी बहुत कुछ मिल रहा है, जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर्स, और कुछ केसेस में तो वर्क ओवरलोड की वजह से कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक भी। अभी कुछ ही महीनों पहले एना सेबेस्टियन नाम के एक फ्रेशर को इतना ज़्यादा वर्कलोड दिया गया, इतना प्रेशराइज किया गया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी जान चली गई। अब ज़रा सोच कर देखो, अगर सच में एम्प्लॉयज़ से वीक में 70 घंटे काम करवाना इंडिया में लीगल होता तो उन्हें कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता। और चलो मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी कंपनी में जॉब करता भी है जहां वर्क कल्चर भी अच्छा हो और उसकी सैलरी भी अच्छी हो, तब भी एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास कुछ बचना नहीं है। ऐसा एक टाइम हुआ करता था इंडिया में जब गुंडे, डाकू, लुटेरे खुलेआम लोगों से हफ्ता वसूली किया करते थे। बट उस टाइम पर उनका ये बिजनेस ऑर्गेनाइज ना होने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। बट आज के टाइम पर वही लुटेरे लोगों को लीगली टैक्स के नाम पर लूटते हैं, जिसे हम सरकार कहते हैं। टैक्स भर भर के लोगों की कमर टूट चुकी है। कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, गिफ्ट टैक्स और इस तरह के और भी 10 तरह के टैक्स मिला करके अगर कोई महीने के 1 लाख रुपए कमाता है तो उसके 60 से 70 हज़ार तो यूं ही टैक्स में चले जाएंगे। वैसे भी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को चैन से जीने नहीं देती। ऐसे में ज़रा सोच कर देखो, जब कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, रात रात भर जागकर काम करता है, बॉस की गालियाँ सुनता है, और जब उसकी सैलरी आती है तो सरकार उसकी कमाई में से एक बहुत ही बड़ा हिस्सा टैक्स के नाम पर छीन लेती है, तो उस व्यक्ति को कैसा लगता होगा? As a broker, when we are putting a trade for retail investor, we are attracting number of taxes, CGST, IGST, stamp duty, STT, long-term capital gain tax. So today, government of India is earning more than the broker. I am investing everything. I am taking a whole lot of risk. And government of India is taking away entire profit of mine. You are my sleeping partner. I am a working partner with my finance, my risk, my staff, everything. सरकार उस स्लीपिंग पार्टनर की तरह है जो प्रॉफिट होने पर तो अपना हिस्सा लेने पहुंच जाती है, बट लॉस हुआ तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। एक हाई सैलरीड एम्प्लॉय को अपनी सैलरी पर 30% टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो बाय करेगा उस पर उसको 18 से 20% टैक्स और देना पड़ेगा। और अगर कोई लग्जरी आइटम खरीदना हो तो उस पर तो सीधा 28% टैक्स है। बट इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बाद जाकर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स को हटाने की बात की है। लेकिन सच ये है कि इससे देश के 97.8% लोगों का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स भरने वाले तो सिर्फ 2.2% लोग ही हैं। मिडिल क्लास लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम है इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन सरकार ने हमेशा की तरह एक बार फिर हम सबको बेवकूफ़ बना दिया। टैक्स पर बवाल हुआ तो इनकम टैक्स को हटा दिया, ताकि नुकसान भी ना हो और लोगों को लगे कि कितना अच्छा काम किया है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से समझना। लेट्स अज्यूम 2 लोग हैं, जिसमें से पर्सन ए महीने का 1 लाख रुपए कमाता है और पर्सन बी 10 लाख रुपए। तो इनमें से कौन ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स भरेगा? ऑब्वियसली जिसकी सैलरी ज़्यादा है ना? नहीं,
लेट्स से इन दोनों को 100 किलो शुगर खरीदना है जिसकी प्राइस 50,000 है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस शुगर पर जो जीएसटी इंक्लूडेड है वो 50,000 का 20% है, जो कि हुआ 10,000 रुपये। तो एक्चुअली पर्सन बी को जो टैक्स लगा वो उसकी इनकम का सिर्फ 1% ही था। वहीं पर्सन ए को उसी सेम चीज़ सेम क्वांटिटी पर अपनी इनकम का 10% टैक्स देना पड़ा। ऐसे में इनकम टैक्स तो फिर भी इन्हीं हाई सैलरी लोगों को देना पड़ता था, जिससे लोगों के बीच इनकम इनइक्वालिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी। बट अब जबकि इनकम टैक्स हटा दिया जाएगा तो ऐसे में अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब और गरीब। डर तो इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब तक जो बर्डन हाई सैलरी लोगों पर था वो उल्टा इनडायरेक्ट टैक्सेस और इन्फ्लेशन के रूप में आम लोगों पर आ जाए, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कोई बेनिफिट देती है तो उसे 10 तरह से वसूल भी लेती है। अगर कोई स्कीम लॉन्च की जाती है तो पेट्रोल और गैस सिलेंडर्स के प्राइसेस बढ़ा करके गवर्नमेंट अपना पैसा रिकवर कर लेती है। और अब जब इन्फ्लेशन की बात हो ही रही है तो इस पर भी बात कर ही लेते हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, पार्ले प्रोडक्ट्स, नेस्ले, अडानी विल्मर, विप्रो कंज्यूमर जैसी एफएमसीजी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ाने की बात की। क्यों? क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया, जिससे उनके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट प्राइस बढ़ गई, जिससे टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप, टी, शुगर जैसी और भी कई सारी डेली नीड्स की चीज़ें 5 से 20% और ज़्यादा महंगी हो सकती हैं। अब ये ड्यूटीज़ भरेगा कौन? कंपनीज तो भरेंगी नहीं, एक कॉमन मैन। खाने पीने जैसी ज़रूरत की चीज़ों के प्राइसेस भी आसमान छू रहे हैं। पिछली दिवाली के सीज़न में वेजिटेबल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई थे कि लोगों ने अपने खर्चे कम कर लिए और कोई भी एक्सपेंसिव सामान नहीं खरीदा, जिस वजह से इस बार बिजनेसेस की सेल्स डाउन होने पर उन्हें भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। इवन जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था उन्होंने गोल्ड की जगह सिल्वर को खरीद करके काम चला लिया, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस लोगों की बजट से काफ़ी हाई थे। कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ने तो सिल्वर को मिडिल क्लास का नया गोल्ड तक डिक्लेयर कर दिया। अब इन्फ्लेशन तो हाई है ही, बट इसके अलावा ये भी सच है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं। होंगे भी कैसे? कंपनीज प्रॉफिट तो करती हैं बट अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी उतनी नहीं बढ़ाती कि वो इन्फ्लेशन के साथ कोप अप कर सकें। एक्चुअली मिडिल क्लास की कुछ ऐसी हालत है कि पहली बात तो उनके पास पैसे नहीं है, दूसरी बात जितना वो कमा रहे हैं उस पर आधे से ज़्यादा तो उन्हें टैक्स भरना पड़ जाता है, और जो अमाउंट उनके पास बचता है वो उनकी ज़रूरतों के सामान खरीदने में ही चला जाता है। एक्चुअल में अगर सरकार को कुछ करना चाहिए तो वो है जीएसटी को कम करना, ताकि मिडिल क्लास लोगों के पास भी पैसे बचें, जिससे जब वो खर्च करेंगे तो उससे इकोनॉमी में कैश फ्लो भी इंक्रीज होगा और इकोनॉमी भी दोबारा ट्रैक पर आ जाएगी। बट गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करने की वजह उल्टा ये सोचने में ज़्यादा बिजी है कि और किस चीज़ पर टैक्स लगाया जा सकता है। सेकेंड हैंड कार्स की सेल्स पर टैक्स, कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न्स पर टैक्स सरकार के लिए देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। टैक्स और इन्फ्लेशन की वजह से देश छोड़कर जाने वालों में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो अमीर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पर्सनल इनकम के अलावा कॉर्पोरेट टैक्स भी देना पड़ता है। और इसी वजह से 5100 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग जिनके पास $1 मिलियन से ज़्यादा पैसा है, वो 2023 में इंडिया छोड़कर चले गए। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2024 में 4300 मिलियनर्स और देश छोड़कर चले जाएंगे। अब ये लोग तो देश छोड़कर इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि इन्हें कॉर्पोरेट टैक्स बचाना है। बट ये भी बात सही है कि अगर हम इतना टैक्स दे रहे हैं तो हमें सर्विसेज ढंग की मिलनी चाहिए। बट हमारे देश का हाल ऐसा है कि टैक्सेस लाइक इंग्लैंड बट सर्विसेज लाइक सोमालिया। इतना टैक्स लेकर भी सरकार से देश में प्रॉपर सड़कें नहीं बनवाई जा सक रही। रोड से ज्यादा गड्ढे दिखाई देते हैं, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, इवन पार्लियामेंट बिल्डिंग्स तक साल भर नहीं टिक पाती। और पता है इसके पीछे का रीजन क्या? डेवलपमेंट तो तब होना जब जनता का पैसा जनता के काम में इस्तेमाल हो, बट असल में ये पैसा कॉर्पोरेट्स और सरकार की जेब में चला जाता है। कैसे? समझाता हूँ। सरकार टैक्स का पैसा डायरेक्ट तो रख नहीं सकती, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे स्कैम्स के थ्रू ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट 10 लाख रुपए के टैक्स का स्कैम करना चाहती है, तो वो क्या करती है, किसी कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर 10 लाख रुपए एज अ डोनेशन ले लेती है और बदले में उस कंपनी को 20 लाख रुपए का टेंडर दे देती है। अब वो कंपनी क्या करती है, सिर्फ 5 लाख रुपए और इन्वेस्ट करके उस टेंडर को घटिया क्वालिटी मटेरियल के साथ सस्ते में निपटा देती है। तो जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ वो जाता है कंपनी की जेब में, और गवर्नमेंट के पास भी वो टैक्स का पैसा ब्लैक से व्हाइट होकर के एज अ डोनेशन आ जाता है। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये समझाने के लिए कि किस तरह अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग मेथड्स का यूज करके जनता का पैसा ब्लैक से व्हाइट होकर गवर्नमेंट की जेब में चला जाता है। ऐसे में आप किसके लिए कमा रहे हो? अपने, अपनी फैमिली, अपने देश के लिए, या सिर्फ करप्ट नेताओं के लिए? एक्चुअली ये करप्शन हमारे देश के नागरिकों की नस नस में दौड़ता है। बिना घूस लिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपका काम नहीं करेगा, 10 तरह की गलतियां निकालेगा जब तक आप उससे ये ना पूछ लो कि साहब कितना चाहिए। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ईमानदार है तो बेईमान लोग उसे वैसे भी ईमानदार नहीं रहने देंगे, उसका जीना मुश्किल कर देंगे। इस देश में जिसके पास पैसा और पावर है वो किसी डेमी गॉड से कम नहीं है,
क्योंकि यहाँ हर एक लेवल पर करप्शन है। बट अगर गलती से आप एक पुरुष हो तो जितना जल्दी हो सके इस देश को छोड़कर चले जाओ। ऐसा क्यों? एक तो हमारा लॉ जेंडर बायस्ड है, ऊपर से ब्रोकन अलग। जेंडर बायसनेस की बात करें तो अभी अतुल सुभाष सर के केस के बारे में लगभग आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने करने से पहले एक पूरा 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया था। उनके अकॉर्डिंग उनकी एक्स वाइफ निकिता सिंघानिया उन्हें मेंटली और फिजिकली अब्यूज करती थी। अतुल सर एक IT एम्प्लॉय थे और उनकी अच्छी खासी सैलरी थी, तो उनकी वाइफ ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पार्टनर इन क्राइम के साथ मिलकर इस व्यक्ति को एक्सटॉर्ट करूं। डिवोर्स के बाद भी अतुल सर उसे ऑलरेडी 40,000 रुपये पर मंथ एज अ मेंटेनेंस दे ही रहे थे, बट देन शी थॉट टू रेज द चार्जेस। बेटे से मिलने के राइट्स चाहिए तो 30 लाख रुपए दो, मंथली मेंटेनेंस को 40,000 से बढ़ा करके 2 लाख रुपए करो, और एलिमिनी के रूप में 3 करोड़ रुपए अलग से देना पड़ेंगे। और पता है वो पार्टनर इन क्राइम कौन था? हमारा प्यारा लॉ। अतुल सर के इतने बड़े स्टेप लेने के बाद भी उनके गुनहगारों को बेल दे दी गई। इवन उनके बच्चे की कस्टडी भी उनके पेरेंट्स की वजह उनकी एक्स वाइफ निकिता सिंघानिया को दे दी गई। ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि लीगली तो आप किसी को भी एक्सप्लॉइट कर ही सकते हो, बट अगर ऊपर से न्याय दिलाने वाला भी करप्ट हो तो। वो जो वीडियो उन्होंने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था उसमें उन्होंने रीता कौशिक नाम की एक जज पर भी 5 लाख रुपए की ब्राइबरी एंड हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए थे। ये लॉ बेसिकली उन औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे जिनके साथ सच में ऐसे क्राइम्स होते हैं, बट इस तरह की औरतों की वजह से लॉ के साथ साथ औरतों का भी नाम खराब होता है। 2022 के NCRB डेटा के हिसाब से क्रूएल्टी बाय हर हस्बैंड एंड हिज फैमिली, डॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे क्राइम्स जो वुमेन के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं, उसके टोटल रिपोर्टेड केसेस 6,50,033 थे। लेकिन पता है इनमें से फेक कितने थे? 36,715। जिनके साथ सच में होता है ज़्यादातर केसेस में उन्हें इंसाफ ही नहीं मिलता। बट ना जाने कितने बेकसूर लोगों की आधे से ज़्यादा ज़िंदगी फेक केसेस की वजह से बार्स के पीछे निकल जाती है। असल में ये ब्रोकन लॉ सिर्फ गरीबों को ही अपना निशाना बनाता है। अमीर और पावरफुल लोगों के सामने ये झुककर ही रहता है। अब हमारे पॉलिटिशियंस का ही एग्जांपल ले लीजिए। 44% से ज़्यादा MLAs के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से ज़्यादातर तो मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केसेस हैं। उसके बाद भी ये लोग एक राजा की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारा देश चला रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इंडिया में जिसके पास पैसा और पावर है वो किसी डेमीगॉड से कम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो हमारा देश ग्रो कैसे कर रहा है? ये शायद पूछना चाहिए कि क्या सच में ग्रो कर रहा है? कोई गोल्डन गूस और उसके मालिक जैक की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, जैक को एक गोल्डन गूस मिलती है। वो गूस खुद तो गोल्डन नहीं होती, बट वो सोने के अंडे दिया करती थी। वो डेली एक अंडा दिया करती और जैक डेली उसे बेचकर बहुत सारा पैसा ले आता। ऐसे करते करते जैक अपने टाउन का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया था, क्योंकि जो आदमी उससे भी ज़्यादा अमीर था उसके पास जैक से 10 गुना ज़्यादा पैसा था। अब अगर उसे उस आदमी से भी अमीर बनना है तो उसे लगभग 9 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं वो उसकी बराबरी पर पहुंचेगा। लेकिन जैक को यह मंजूर नहीं था। उसने सोचा कि अगर ये गोल्डन गूस डेली एक सोने का अंडा देती है तो इसके अंदर कितने सारे अंडे होंगे। ये ख्याल आते ही अगले दिन जैक उसे मार देता है। बट जब वो उसे काट कर देखता है तो उसमें सिर्फ 2 ही अंडे थे। अब जैक समझ चुका था कि ये जो अंडे हैं ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी सोने के अंडे हैं, और क्योंकि उसने अपनी कमाई का सोर्स ही ख़त्म कर लिया था तो साल भर में ही उसके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। अब इस कहानी में जैक की जगह हमारी गवर्नमेंट को रख दीजिए और उस गोल्डन गूस की जगह देश के वो लोग जो टैक्स देते हैं। बस इस सिनेरियो में जैक उस गोल्डन गूस को एक बार में नहीं मारता, बल्कि धीरे धीरे रोज़ थोड़ा थोड़ा तड़पा तड़पा कर मारता है। कहने को इंडिया $3.5 ट्रिलियन की GDP के साथ दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट ये भी आधा सच है। सच का वो हिस्सा जो आपको इस भ्रम में रखने के लिए काफ़ी है। कभी सोचा है किसी देश की इकोनॉमी होती क्या है? इट्स बेसिकली सम ऑफ द टोटल वैल्यू जनरेटेड बाय द पीपल एंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब है एक देश में कितनी वैल्यू जनरेट हुई, वैल्यू जैसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब क्योंकि इसे डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता तो ऐसा करने के लिए हम ये देखते हैं कि किसी देश में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, और उसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। GDP इक्वल्स टू कंज्यूमर स्पेंडिंग विद इन द इकोनॉमी प्लस टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस सम ऑफ द कंट्रीज इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, बेसिकली टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप ईजिली समझ सको। देश की इकोनॉमी पहली बात तो ईजिली फेक की जा सकती है, दूसरी बात इनफेक्टिव है, और तीसरी बात आने वाले कुछ ही सालों में
कोलैप्स हो सकती है। एक एक करके समझाता हूँ। कभी आपने सोचा है कि हमारे देश की सड़कें एक बार में ड्यूरेबल बनाने की जगह बार बार खराब बनाकर उसको रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्ट क्यों किया जाता है? इसलिए ताकि देश में एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके शो किया जा सके, जिससे वो इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट हो। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था। इस तरह की कई सारी चीजें करके सरकार इकोनॉमी को मैनिपुलेट और आई शुड से इन्फ्लेट करती है। बट अगर ये मान भी लिया जाए कि हमारी इकोनॉमी एकदम ट्रू भी है, तब भी ये टोटली वेस्ट है, क्योंकि हम हमेशा एग्रीगेट जीडीपी की बात करते हैं, जबकि हमारा मेन फोकस तो पर कैपिटा जीडीपी पर होना चाहिए। क्योंकि जिस पल हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करने लग जाते हैं, उसी पल इस 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी की सच्ची तस्वीर हमारे सामने आने लग जाती है। इस ग्राफ को देखिए, ये एक्चुअली चाइना और इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा शो करता है। दोनों ही कंट्रीज एक टाइम पर सेम लेवल पर थी, बट आज इस क्राइटेरिया में चाइना इंडिया से 6 गुना आगे है। बट देखा जाए तो $2,485 बुरे नहीं है, है ना? बट एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम तभी दिखाई देती है जब आप अलग अलग इनकम क्लासेस के बेसिस पर इस पर कैपिटा जीडीपी को एनालाइज करो। लुक एट दिस टेबल। देश की इनकम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस देश के टॉप 1% लोगों का ही है, जो कि है 2,48,425। टॉप 10% की बात करें तो 24,842। मिडिल क्लास जो कि 40% है, वो सिर्फ $6,210 ही कंट्रीब्यूट करती है, और बाकी जो 50% गरीब लोग हैं वो सिर्फ $4,968। और इसे इनकम के साथ कंफ्यूज मत करना, ये जीडीपी पर कैपिटा है। वेल, ये चीज़ अलार्मिंग क्यों है? क्योंकि ये डेटा शो करता है कि देश के 90% लोगों का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, जिसका मतलब है वो ना तो उतना कमा रहे हैं और ना ही उतना खर्च कर रहे हैं। जस्ट डू वन थिंग, ये जो 10% लोगों का कंट्रीब्यूशन है ना, इसे रिमूव करके देखो तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा दुनिया के सबसे गरीब देशों की जीडीपी पर कैपिटा से भी नीचे चली जाएगी। दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली अलार्मिंग। दिस ऑल्सो शोज कि हमारे देश में कितनी एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी है। ऊपर से अगर यही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा? वेल, वही जो उस गोल्डन गूस को मारने के बाद जैक का हुआ था, द इकोनॉमी विल कोलैप्स। लेकिन देश छोड़कर जाने का मिलियनेयर बिलियनियर्स को छोड़कर साधारण लोग जो हैं, द मिडिल क्लास, उनके पास भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। हमारे लिए फॉरेन ट्रैवल करना एक लग्जरी क्यों है? जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ की करेंसी स्ट्रॉन्ग है। इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप 2 लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाओ तो वहाँ 10 दिन का खर्चा आपका मिनिमम 10 लाख रुपए बैठेगा। बट अगर आप किसी ऐसी ही स्ट्रॉन्ग करेंसी वाली इकोनॉमी में अर्न करते हो तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ऐसे में आपके लिए किसी भी देश में ट्रैवल करना और वहाँ रहना बहुत ही चीप हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया का वीक पासपोर्ट भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है। अगर आपको जर्मनी, कनाडा, यूएसए, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में सिटीजनशिप मिल जाती है और आपके पास वहाँ का पासपोर्ट है तो आप ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। वहीं इंडिया की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट के मामले में हमारी रैंक 72 है। बट ये पासपोर्ट और करेंसी तो फिर भी टर्जरी चीज़ है। एक चीज़ उससे भी ज़्यादा अच्छा, मैं आप ही से एक सवाल पूछता हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मेरे हिसाब से तो हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे लिबरल लोग हैं या कम पढ़े लिखे रेसिस्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी लोग हैं। एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की रेस में इंडिया दुनिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में से एक है, क्योंकि एयर पोल्यूशन के मामले में हर रैंक पर सिर्फ इंडियन सिटीज़ ही दिखाई पड़ती हैं, जिसमें से दिल्ली तो कई बार दुनिया की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी भी बन चुकी है। दूसरे देश जहां नदी को नदी माना जाता है, वहां के नाले भी बहुत साफ होते हैं, जैसे जापान। दूसरी तरफ हमारे यहाँ नदियों को माँ मानते हैं, तब भी हमारे देश की नदियाँ किसी गंदे नाले से कम पोल्यूटेड नहीं है। रिसेंटली गंगा नदी में टॉक्सिक फोम निकला था और लोग उसी में मज़े से नहा रहे थे। लैंड पोल्यूशन के बारे में तो पूछिए ही मत, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ गंद करते हैं, फिर वो चाहे कोई टूरिस्ट प्लेस हो, रोड्स हो, गार्डन्स हो। और खाने पीने की तो क्या ही बात करेंगे, यहाँ रेयरली आपको कोई चीज़ फ्रेश मिलती है, क्योंकि हर एक चीज़ में भर भर के मिलावट है। दूध में मिलावट, आटे में मिलावट, दाल में मिलावट, चावल में मिलावट, फ्रूट जूस में मिलावट, फ्रूट्स में अलग से मिलावट। इवन अगर आप नॉन वेज हो तो आपके चिकन को भी ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्ट करके जल्दी बड़ा किया जाता है, और एग्स तो आजकल आर्टिफिशियली भी बन जाते हैं। फिर सब्जियों की तो बात ही छोड़िए। इवन यहाँ पर कई स्ट्रीट फूड वेंडर्स हाइजीन से ज़्यादा वाटर रिसाइकिल करने में विश्वास रखते हैं। अब इस तरह का खाना खाओगे, इतना पोल्यूटेड पानी पियोगे, इतनी जहरीली हवा में सांस लोगे तो कितने दिन जियोगे? बट हम कितना लंबा जीते हैं इससे ज़्यादा मैटर करता है कि हमारी कितनी लंबी लाइफ हम हेल्दी जीते हैं। लेकिन आजकल तो यंग इंडियंस में भी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो सोचो, जब बूढ़े होगे और इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से आपकी बॉडी का क्या हाल होगा।
वेल ये समस्याएं तो आपको फिर भी धीरे धीरे मारेंगी, बट इससे भी बड़ी एक दिक्कत है जिससे आपको सच में डरने की 2023 के एनसीआरबी डेटा के हिसाब से 2022 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के 4,45,256 केसेस रजिस्टर हुए थे, जिनमें से 31,000 केसेस थे। एंड शॉकिंग बात पता है क्या है? ये जो फिगर्स हैं ये कुछ भी नहीं है उन रियल नंबर ऑफ इंसिडेंट्स के आगे जो कभी रजिस्टर ही नहीं हुए। वुमेन सेफ्टी के मामले में वी आर जीरो। एक डॉक्टर अपनी वर्क प्लेस पर ब्रूटली करके मार दी जाती है, इतनी बुरी तरह से कि उसके ग्लासेस क्रश करके उसकी आंखों में डाल दिए जाते हैं। मर्डर, मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ें तो आजकल बहुत ही नॉर्मल होती जा रही हैं। इस देश में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। मुंबई के ठाणे में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई को जान से मार दिया। पता है ऐसा क्यों किया? 500 रुपये। सिर्फ 500 रुपये के पीछे हुई बहस की वजह से। और अगर आपको गलती से भी सच बोलने का शौक है फिर तो जितनी जल्दी हो सके इस देश को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ सच बोलना क्राइम है। कुछ ही दिनों पहले मुकेश चंद्रकर, जो कि एक यूट्यूबर एंड जर्नलिस्ट थे, उन्हें एक कॉन्ट्रैक्टर ने जान से मरवा दिया क्योंकि उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर की चोरी का सच सामने ला करके रख दिया था। यहाँ आप हर क्राइम करके बच सकते हो लेकिन सच बोलकर नहीं बच सकते। और इन सब के अलावा भी और भी कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों को देश को छोड़कर जाना पड़ता है, जैसे रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, स्टेट, लोगों की इर्रेशनैलिटी, देयर कंजर्वेटिव माइंडसेट, कम्युनल वायलेंस एंड द लिस्ट गोज ऑन। बट ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि आपको क्यों इस देश को छोड़कर चले जाना चाहिए, जबकि इस बारे में है कि इस देश में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। बाय।